ये वाला जो पाठ है, क्षितिज किताब का हिंदी का अध्याय 2 का गदखंड का पाठ क्षितिज बुक का लहासा की ओर, जिसको राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे हैं। लहासा की ओर, बाहर जान, लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखे हैं। पेपर में यहाँ पर आपको आएगा। आपको देखो, आपको ब्रिज कोर्स आ रहा है ना, ब्रिज कोर्स तो आप पूरा पढ़ लो, पूरी तैयार कर लो, है ना। ब्रिज कोर्स तैयार कर लो। ब्रिज कोर्स के पूरे वीडियो 30 से 40 वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, भारती से 9th पर। और आज मैंने कल पेपर तक के लिए पूरे वीडियो को फ्रंट पेज पर ला दिया हूँ। मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, खाली खोल बस लेना, ऊपर ही मिल जाएंगे ब्रिज कोर्स के पूरे वीडियो, है ना। और मेरे छोटे भाई को लगा दी, वो बना के डालते जा रहा है यूट्यूब पे। अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी वहाँ पे वीडियो डल रहा है बिल्कुल ब्रिज कोर्स के। क्लियर, पूरे कार्यपत्रक पढ़ा चुका हूँ मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, लहासा की ओर वाला पाठ पूरा तैयार करवा दूंगा। और मैंने अभी, जब आप लोग पेपर दे रहे थे ना, उस समय मैंने यूट्यूब पर जो कबीर की साखिया वाला पाठ है, कबीर की साखिया वाला पाठ मैंने पूरा खत्म कर चुका हूँ, है ना। देख लिए, वेरी गुड, बहुत शानदार, समझ में आया, मजा आया पढ़ने में। अब देखो, लहासा की ओर वाला पाठ पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहा है? तो समझो इसको। सबसे पहले पाठ का सारांश, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी जाए। सबसे पहले मैं आपको पाठ का सारांश बता रहा हूँ, कान खोल के बैठना, बिल्कुल हाथ बंद करके बैठ जाओ। देखो, हम जिस रास्ते से जा रहे थे वह नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था। नेपाल से तिब्बत, नेपाल देश से तिब्बत देश जाने वाला रास्ता था। इसी रास्ते से नेपाल और भारत की चीजें जाती थी। नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था, और इसी रास्ते के से नेपाल से जितनी भी चीजें भारत देश ले जाई जाती थी। यही सैनिक रास्ता था। ये कौन सा रास्ता था? सैनिक। देश की जो बॉर्डर लगी होती, वहाँ पर सैनिक सिपाही लगे रहते हैं, जो कि रखवाली करते हैं बॉर्डर की, और सैनिक लोग यहाँ से आपको लाने ले जाने का कार्य करते हैं, है ना। और यही वो रास्ता था जहाँ पर जगह जगह पर चौकियाँ बनी हुई थी। अब बच गए दुर्ग के भागों में किसान रह रहे थे। बीच में यहाँ पर जो किले बचे थे, किले का मतलब होता है दुर्ग, वहाँ पर भी कुछ किसान लोग रह रहे थे। इसी प्रकार से चीन किले में वे चाय पीने के लिए ठहर गए। तिब्बत चाइना के पास, चाइना के समीप पड़ता है, तो चाइना के किसान रहते थे वहाँ पे। अब चाइना का एक किला था। कैसा किला था? एक चाइना का किला था। तो चाइना का जो किला था, किसका किला था? जो चाइना का आपका किला था, तो चाइना के किले में ये लोग चाय पीने के लिए क्या हो गए? ठहर गए, है ना। क्लियर। यात्रियों के लिए तिब्बत में तो कष्ट है। तिब्बत में, जो आप तिब्बत घूमने के लिए जा रहे हो, मान चलो आप कहाँ जा रहे हो? तिब्बत घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपको तिब्बत जाने में बहुत सारा क्या सामना करना पड़ेगा? कष्ट का सामना करना पड़ेगा, है ना। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत है क्या? और औरतें पर्दा भी नहीं करती। औरतें पर्दा करती है क्या? नहीं करती। मतलब वहाँ पर, है ना, वहाँ पर सब समान है, चाहे पुरुष की बात करें या औरत की बात करें, सब कैसे है? समान है, सब एक दूसरे के जैसे है। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव है कि वहाँ पर नहीं है। जो भारत देश में देख लो अपन, ये लड़का को अच्छा पढ़ाएंगे, लड़की को पढ़ाएंगे कि नहीं? गलत चीज़ है ना। जबकि वे लड़की लोग भी आजकल कलेक्टर बन रही है, आईएएस अधिकारी बन रही है, कल्पना चावला बन रही है ना कि नहीं? क्लियर। ऐसा रहता, सब बराबर है। लड़की लोग को भी भैया अच्छे से पढ़ाना चाहिए, है ना। जितनी सुविधा लड़कों को दी जाती है, उतनी लड़कियों को भी मिलना चाहिए, है ना। तो तिब्बत में किसी प्रकार का है कि प्रथा वहाँ पर नहीं है। भिखमंगों को छोड़कर कोई भी घर के अंदर तक जाकर चाय बनवा और पी सकता है। जो भिखमंगे लोग रहते हैं, जो भिखारी लोग रहते हैं, उन भिखारी लोगों को छोड़कर, किनको छोड़कर? भिखारी लोगों को छोड़कर। अगर आप अच्छे घर से हो, है ना, आप लोग को भैया चाय की तलब लग गई है, तो आप किसी के भी घर में घुस जाओ और बोलो, वहाँ पे जाके बोलो कि भैया हमारे लिए चाय बनाओ, और आप चाय बनवा सकते हो और चाय आप पी सकते हो, चाय पी सकते हो। क्लियर। वे भी वहीं ठहरे। अब सब लोग वहाँ पर क्या हो गए? ठहर गए, रुक गए। अब जब वे
उस किले से चले तो उनसे राहतदारी मांगी गई। राहतदारी मतलब कि हमने आपको चाय वाय पिलाया, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने 2 चिटें दे दी, 2 चिट दे दी, चिट। उसी दिन वे आखिरी गांव में पहुंचकर ठहर गए। जो लास्ट वाला गांव था वहां पहुंच करके वो लोग ठहर गए, बोलो मत, है ना, ठहर गए। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले वे भद्र आदमी की तरह उसी रास्ते पर आए थे। आज अच्छे आदमी बन के आए, लेकिन 5 साल पहले भद्र मतलब भद्र आदमी की तरह उसी रास्ते पर आए थे, किंतु तब किसी ने उन्हें नहीं ठहराया। भद्र मतलब उर्धंग टाइप के आ गए, बिल्कुल, है ना, गुंडे टाइप बन करके आ गए। तो कोई भी इंसान तुमको रोकेगा क्या? अभी अच्छे जाओगे, सज्जन बन के जाओगे तो सब बोलेंगे अरे आइए आइए, चाय पिए और जाइए, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। वे शाम को इसके समय पीकर, आज से 5 साल पहले जब वो लोग आए थे यहाँ पर, तो शाम के समय पी पा लिए और होश आवास खो दिए। हाँ, होश आवास खो बैठते हैं। इस बार आराम से ठहरे, शराब, और होश आवास खो गए, अभद्र बन गए। तो उनको किसी ने ठहराया क्या? नहीं ठहराया। अरे बाहर चल जाओ, क्यों पगलाई लगा रहे हो रे, पढ़ने दो, लोग पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो मैं भगाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखो, इस बार आराम से ठहरे। इस बार वो लोग पिए पाए नहीं थे, इस बार आराम से ठहर गए वो लोग, है ना। और आगे बहुत ऊंचा टीला पार करना था। अब कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं अपन लोग, है ना, कोई यात्री जा रहे हैं, आगे बहुत ऊंचा टीला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचे टीले के चारों ओर मीलों तक कोई गांव नहीं होते। अभी जितनी चाय पीना है पी लो, है ना। उसके बाद कितना, 16-17 हजार फीट, 16-17 हजार फीट का टीला चढ़ करके पार करना है। कितना बड़ा टीला रहा होगा, ना। 16-17 हजार फीट का टीला का करना है, पार करना है। वहाँ यहाँ डाकू लोग होते। डाकू को बोलते मालूम है? तुम सुनसान यात्रा में जा रहे हो, उतने में भैया, उतने में घोड़े पे सवार हो कुछ लोग आ जाएंगे, है ना। तुम बंदूक तान नहीं देंगे, तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा लूट लेंगे। पैसा लूटने के साथ साथ उनको अच्छा लगा तो ठीक, और नहीं लगा तो तुम लोग को मार डालेंगे। वो मार डालेंगे, गला काट लेंगे। चाहे छोटे बच्चों को भी देखते डाकू लोग, इतने खतरनाक होते हैं। कौन लोग? डाकू लोग। यहाँ पर डाकू लोग खून कर देते हैं, लूट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। पिछले वर्ष ही, अबे क्या कमाई लगा बेल लोग, साले इतनी अकल तो है नहीं, पेपर में आज बिल्कुल ना कटवा के आ गए होंगे बेल लोग ने। कुछ करनी करके तो आए नहीं होंगे पेपर में, जहाँ पर कचर करके रख रहे हो बिल्कुल। बाहर चल जाओ ना, नहीं पढ़ना तो लड़की लोग तो ज़्यादा तुम लोग यहाँ पे पढ़ना, तो बैठो नहीं तो बाहर चल जाओ। यहाँ पे बाहर चल जाओ, नहीं पढ़ना है तो। कचर मत करो, टाइम पास करने के लिए मत आओ। यहाँ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर कोचिंग नहीं खोला मैंने, पढ़ाने के लिए खोला हूँ। पढ़ने के लिए आना तो आओ, टाइम पास करने मत आओ, फालतू काम करने मत आओ। यहाँ पे पगलाई मत दिखाओ, ज़्यादा बेल टाइप की हरकत मत करो। वहां पर क्या हुआ? वहां पर जब जा रहा था तो डाकू लोग क्या कर लेते? खून कर देते हैं, लूट लेते हैं। पिछले वर्ष ही खून हुआ था, किंतु वे तो भिखमंगे थे, अतः इससे निश्चिंत थे, है ना। उन्हें 16-17 मील ऊंचाई पर जाना था। कितनी ऊंचाई पर जाना था? 16-17 मील ऊंचाई पर जाना था। इसीलिए उन लोगों ने घोड़े कर लिए थे कि हम भैया घोड़े में बैठ जाएंगे और आराम से बैठ करके हम चले जाएंगे। दूसरे दिन वे डांडे जा पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? डांडे, एक जगह का नाम है। डांडे जा पहुंचे। वे समुद्र से 18,000 फीट ऊपर ऊंचाई पर थे। कितनी ऊंचाई चढ़ गए वो? 18,000 फीट ऊंचाई पर थे। एक और हिमालय का श्वेत पर्वत दिख रहा था। हिमालय पर्वत चट्टान पे चढ़ गया, है ना, श्वेत पर्वत था, है ना। जबकि ऊंचे टीले की तरफ का जो पहाड़ था, है ना, वो मतलब कि वहां पर, है ना। अब जो गाइड में क्या लिखा है, अब गाइड में क्या लिखा है, अब पढ़ के हंसी नहीं आएगी क्या? गाइड में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाइड बोल रही है। गाइड में लिखा है, एक और हिमालय के श्वेत शिखर फैले थे और दूसरी ओर टीले वाला पहाड़ नंगा था। यहाँ लिखा है, मतलब कि एक हिमालय का पहाड़ है, उसने बर्फ के कपड़े पहना है। क्या कपड़े पहना है? बर्फ के। और दूसरी ओर का जो टीला है उसमें कुछ था ही नहीं, है ना।
वहाँ उस टीले में ना तो बर्फ थी और ना ही हरियाली थी, खाली था बिल्कुल। उत्तर में बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ थी, उत्तर में दूर बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे में देवता विराजमान थे। कौन विराजमान थे? देवता। मंदिर होते ना भैया पर्वत के ऊपर, देवता विराजमान थे, जिन्हें पत्थरों, सींगों और कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, है ना। वे समतल पर आगे जा रहे थे, मेरा घोड़ा धीमे चलने लगा, है ना। अब सब चल रहे थे भैया, उतने में भटक गया वो। अब सीन आया कि तुम अकेले जा रहे हो, सब लोग बिल्कुल आगे निकल गए और तुम भैया, तुम्हारा घोड़ा की रफ्तार स्लो हो गई, तुम्हारा घोड़ा धीरे चलने लगा, सब लोग आगे निकल गए, तुम भटक गए। मेरा घोड़ा धीरे चलने लगा, मैं पिछड़ गया और रास्ता भटक गया। मैं 4-5 बजे बाद गांव पहुंचा तो सुमति हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने सुमति को सब बताया तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ। क्लियर? वहाँ पर भी अच्छी जगह पर ठहरे, वहाँ उनके अच्छे यजमान थे, हमको अच्छा खाना गीना मिला। अब दिन भर के भूखे थे, अच्छा खाए पिए और क्या हो गए, वो आराम करके सो गए। अब वे तिडरी के विशाल मैदान में थे। कहाँ पर थे? तिडरी के विशाल मैदान में थे। जब तुम किताब से पढ़ोगे ना तो एक एक चीज का बिल्कुल ऐसा वर्णन किया गया है कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम खुद यात्रा कर रहे हो। पिक्चर देखते ना, ऐसा लगता है ना कि अपन सही में पिक्चर के अंदर है करके वही वाली फीलिंग आएगी। लेकिन मैं आपको पूरा किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समरी बता रहा हूँ, है ना। विशाल मैदान थे जो पहाड़ों से घिरा था, है ना। कुछ दूर एक पहाड़ी तिडरी समाधि गिरी थी। क्या थी? तिडरी समाधि गिरी थी। सुमति बोध गया से कपड़े की बत्तियों के गंडे अपने यजमानों को बांटना चाहते थे, है ना। परंतु लेखक ने पैसे देने का लालच देकर ठहरने वाले गांव में ही गंडे बांटने को राजी कर लिया। दूसरे दिन वे पैदल ही चले गए। शेखर बिहार में पहुंचने पर मुखिया भिक्षु ने उन्हें प्रेम से बिठाया। वहाँ पास ही एक मंदिर था। तिब्बत के तरफ जितने लोग मिलेंगे ना वहाँ पे, वहाँ हिंदू मुसलमान को मिलने नहीं वाले, वहाँ पूरे बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलेंगे, है ना। भगवान बुद्ध को मानने वाले वहाँ पर मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग वहाँ पर मिलते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते, कुंग फू कराटे करते हैं, है ना। कौन? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पर आप लोग को मिलते हैं। वहाँ पास ही एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुग्रहित हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी। वे उन्हीं में रम गए। जब वहाँ पर उन्होंने पोथिया को पढ़ी तो उसी में क्या हो गया, वो मग्न हो गए, है ना। क्या हो गया, वो रम गए और अपने यजमानों से मिलने चले गए। दूसरे दिन उन्हें अपना सामान उठाया और भिक्षु से विदाई ली। पाठ हो गया तुम्हारा खत्म। गंडे, गंडे जो माल वगैरह बेचते कि नहीं, उनको बोलते। देखो अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्या आ सकता है मालूम है, आप लोग को जाएगा लेखक परिचय भी आ सकता है। राहुल सांकृत्यायन जी का लेखक परिचय लिखिए, है ना, और साहित्य में स्थान लिखिए। और यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए आएगा। तो कहीं पर भी अगर आपको देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कल पेपर में 4 लाइन दी रहेगी और उसको बोलेगा संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो और अर्थ लिखो। तो तुमको अगर उसको लाइन को पढ़ना और पढ़ कर अगर तुमको ऐसा लगा कि भैया कि पार्ट 1 का पाठ है, पार्ट 1 में अपना क्या था, 2 बैलों की कहानी, हीरा और मोती वाला जो 2 बैल की कहानी वाला पार्ट है, अगर वो वाले पार्ट का बात कर रहा है तो उसके लिए अलग संदर्भ आएगा। और लाफासा की ओर, है ना, लहासा की ओर, मतलब कि अगर ये जो कहानी मैंने बताया हूँ इस टाइप का कहानी समझ में आई तो उसका अलग संदर्भ आएगा। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश, जो कहानी होती है कहानी के लिए गद्यांश लिखते हैं और कविता वालों के लिए पद्यांश लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गदखंड के अध्याय 2 लहासा की ओर से अवतरित किया गया है। इसके लेखक, है ना, रचिता किसमें लिखेंगे, पद में रचिता लिखना और उसमें लिखना लेखक। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी है। कौन है इसके लेखक? राहुल सांकृत्यायन जी है। और प्रसंग में लिख देना जो गद्यांश जिसके बारे में बता रहा है, 1 लाइन का प्रसंग लिख देना और भावार्थ में उसी को डिटेल में लिख देना। हो गया तुम्हारा ये। अब भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा सुन लो कि अब भी याद हो जाए, है ना। लिखना नहीं, समझना है बिल्कुल फोकस से।
ठीक, यही आंसर और अब भी पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के बेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था, क्यों? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोडला के आखिरी गांव, थोडला के आखिरी गांव में पहुंचे, जब पहुंचे वो भिखारी के बेस में थे, कहीं से शर्ट फटी तो कहीं से फटी, ये था भिखारी टाइप चल गए बिल्कुल। तो जब वो भिखारी के बेस में गए तब भी उनको वहाँ पर लोग बाग ने उनको अच्छा स्थान दिया, अच्छा स्थान दिया, रहने खाने के लिए बोला। लेकिन जब इसके पहले, जब उसके पहले, जब 5 साल पहले जब वो यात्रा कर रहे थे, उस समय वो अच्छे सज्जन बन के आए थे, कपड़े अच्छे पहन के आए थे, है ना, भिखारी के बेस में नहीं आए थे, तब भी उनको कहीं रुकने के लिए स्थान नहीं मिला। तो उसका क्या कारण था? उत्तर सुनो, अब भी पूछूंगा, कल पेपर में लिख के आना पड़ेगा ना। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में थे, भद्र का मतलब अच्छे कपड़े पहने थे, अभद्र नहीं थे, भद्र थे, है ना, अच्छे कपड़े पहने थे और घोड़ों पर सवार होकर भी आए थे, किंतु उनको स्थान इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि उस समय उनके साथ सुमति नहीं थे। सुमति का मतलब जो होता है कि वहीं पर जो घुमाने फिराने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सुमति उनके साथ नहीं थे, वे लोग सुमति के जान पहचान के थे, इसलिए इस बार उनको उचित स्थान मिल गया। अब कोई विदेशी आया है ना, अब उनको अगर मैं लेकर के आऊँगा उम्रेट और तुमसे मिलवाऊंगा तो तुम लोग, कोई बंदूक लेकर के आएगा, अगर अकेला घुस गया तुम डर जाओगे, भगोगे? अगर अच्छा आया बिल्कुल नकाव काव पहन करके बंदूक लेकर, डर जाओगे ना। और वही बंदूक धारी को अगर मैं लेकर के आऊँगा तो तुम मेरे पर भरोसा कर रहे हो, तुम डरोगे क्या? नहीं। तो उसी प्रकार इसके पहले वो अच्छे कपड़े में तो आए थे, लेकिन सुमति उनके साथ था क्या? नहीं था। लेकिन इस बार भले वो भिखमंगे के बेस में आए, लेकिन सुमति उनको लेकर के आया था, सुमति उनके साथ में था, इसलिए उनको उचित स्थान मिल गया। साथ ही वहाँ शाम के समय लोग, वहाँ पर जितने भी लोग थे तिब्बत के, जितने भी किसान लोग थे ना, पूरे के पूरे पी पा लेते हैं और होश हवास खो बैठते, ऐसे लिख के आना है ना। शाम के समय वहाँ के लोग पी पाकर होश हवास खो बैठते हैं, इसलिए उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर है कि स्थान दे या नहीं दे। अब पीए में रहते हैं, मर्जी आई तो स्थान देंगे, नहीं तो मार मुर के भगा देंगे। चलो कौन बताएगा? कोई बता सकता है? बताओ बताओ, तुम बताओ कैसे हो तुम लोग? बताओ। हाँ हल्ला मत करो, बताओ। यात्रा के समय लेखक भद्र में थे और वो घोड़े पे सवार होकर आए थे और उनको पहली बार इसी के लिए एक उचित स्थान में मिला, सुमित नहीं थे। हाँ। और दूसरी बार सुमित थे, इसलिए उनको उचित स्थान मिल गया। वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो एक लड़की ने पूरे फोकस से समझी और बताई, इसको बोलते दिमाग। ऐसा दिमागधारी बनो थोड़ा, बाकी पूरे बेल के बेल लोग बैठे यहाँ पे। सब लोग को बोल रहा हूँ ना, तो ये लोग भी सब बेल ही है, बता नहीं रहे कोई, तुम लोग भी हो। कोई पगला ही नहीं है ना, पगला ही नहीं, कोचिंग के अंदर पगला ही नहीं होना है ना, और बीच में बोलना नहीं है, ठीक? पगलाई कम बताना है ना। अगला समझो, यहाँ पे समझो। देखो अब अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ और अब भी पूछूंगा। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जब वो लोग यात्रा करने के लिए गए थे तो उस समय जो तिब्बत था, तिब्बत में हथियार का कोई कानून था क्या? मतलब हथियार रखने की आज़ादी थी, कोई भी कानून था क्या? नहीं था। तो यात्रियों को किस बात का डर था? अब इसका उत्तर समझो। उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था, हथियार का कोई कानून नहीं था, इसीलिए लोग पिस्तौल, बंदूक को लाठी की तरह लिए घूमते थे। जैसे अपन लोग भारत देश में लठ लेके घूमते हैं ना, उसी प्रकार अपन बंदूक लेके नहीं घूम सकते। धोखे से बंदूक मिल गई, पुलिस वाले ऐसी पजाई करेंगे तुम लोग की, है ना, हड्डी तोड़ देंगे बिल्कुल।
आ रहा है समझ में। लेकिन तिब्बत में कोई कानून था क्या? तो जैसे यहाँ लाठी लेके घूमते हैं ना, तिब्बत के लोग वहाँ पर बंदूक लेकर घूमते थे। बंदूक ऐसा रख ली यहाँ पर, लटका ली और घूम रहा है बिल्कुल। तो जितने भी यात्रा करने वाले लोग, अब तुम कहीं घूमने के लिए गए, सबके हाथ में बंदूक, डरोगे ना भैया, कौन बाहर का कहीं निपटा ना दे करके, है ना कि नहीं। इससे यात्रियों को लूटने, कोई हमको लूट न ले और खून किए जाने, कोई हमारा मर्डर ना कर दे, इसका भय बना रहता था। अगला, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? जो लेखक था राहुल शंकराचार्य, वो किस कारण से पिछड़ गया था? पहले सुन लो बेटा, फिर बताना ना। तो देखो, लेखक तथा उनका साथी घोड़ों पर सवार होकर, है ना, लडकोर की ओर जा रहे थे। लेखक का घोड़ा अचानक धीरे चलने लगा। कैसे चलने लगा? धीरे चलने लगा। उसकी गति इतनी धीरे हो गई, इतनी धीरे हो गई, पता ही नहीं चल रहा कि घोड़ा कब पीछे रह गया। एक स्थान पर यह रास्ता दो ओर जा रहा था, है ना। लेखक ने जब 1-1.5 मील पीछे चल गए तो पूछने पर लगा कि भैया हम तो यार दूसरे रास्ते पर आ गए 2 किलोमीटर, हमरा, है ना, लडकोर जाने वाला जो रास्ता है वो तो पीछे ही छूट गया। अब तुम कहीं जा रहे हो अकेले सुनसान रास्ते पर, और तुम रास्ता भटक जाओ और दूसरे रास्ते पर बहुत आगे चल जाओ, तो डर लगेगा ही ना। ऐसा था। इन्हीं कारणों से जो लेखक था उनके साथी से क्या हो गया, वो पिछड़ गया। डर कब लगता है? एक बार मेरे साथ ये घटना हुई थी। रात को मैं आ रहा था, कहाँ से भैया? बैतूल साइड से, मैं और मेरा दोस्त। अब रात का समय होगा, रास्ता भटक गए। क्यों हो गया रास्ता? और आगे पता लग भाई यार 7 किलोमीटर आगे आ गए। मैंने बोला यार रात का सुनसान इलाका, क्या करे क्या ना करे। मैंने बोला अब दही सो रहा है करके रोड ही में, है ना। ऐसा देखो, ऐसा हो जाता कभी कभी, लेकिन भटकना नहीं चाहिए, है ना। देखो अब समझो, लेखक ने, अगला क्वेश्चन, लेखक ने शेखर विहार में, चलो, लेखक किस कारण पिछड़ गया था? हाँ पीछे नहीं, इधर, हाँ, किस कारण पिछड़ गया था? किस कारण पिछड़ गया था? बंदूक थी इसलिए, बड़ा 0 नंबर मिलेंगे। लेखक किस कारण पिछड़ गया था? बैठ जा। और पूरा घोड़ा धीरे चलने लगा था। लड़कों और उसके साथी दोनों साथ में जा रहे थे। लेखक का घोड़ा अचानक धीरा का, हाँ, और अच्छे से बड़ा लेके आना। वेरी गुड, बहुत शानदार, सही बताई लड़की ने, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। अगला, अब देखो, अगला फिर से पूछूंगा, किसी का भी नंबर आ सकता है ना। अपनी यात्रा के दौरान, देखो, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? किसने? लेखक ने शेखर विहार में सुमति, जो सुमति था उनका, जो उनके साथ में आए वाले सुमति था, जो उनको घुमाने के लिए आया था, है ना, उसको उसके यजमानों के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर, लेखक जब शेखर विहार में थे, जगह का नाम है ना, लेखक जब कहाँ पर थे? शेखर विहार में थे, तब वे अधिक समय ना लगाकर वहां से शीघ्र निकलना चाह रहे थे। जब लेखक शेखर विहार में थे तो वो चाह रहे थे कि यार जहाँ पर ज़्यादा टाइम मत दो, खटाखट यहाँ देखो और भैया निकलो यहाँ से, दूसरी जगह अपन घूमने के लिए जाएंगे। क्लियर है ना। इसीलिए उन्हें यजमानों के पास जाने से रोका। उनने बोला कि यार सुमति, अभी नहीं, यहाँ पर जल्दी यहाँ से जाना, तुम उनसे बात मत करो, तुम उनसे बात करोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए उन लोगों ने रोका उन्होंने। लेकिन दूसरी बार उन्हें मंदिर में बुद्ध वचनों का हिंदी अनुवाद मिल गया। जो भगवान बुद्ध ने जो वचन दिए थे वो उन्होंने दूसरी भाषा में बोले थे। शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बाद में उनको उसका हिंदी अनुवाद मिल गया जो उनको समझ में आने लगा। तो भैया वो भगवान बुद्ध के वचन पढ़ने में इतने मग्न हो गए, इतने खो गए, है ना, इतने मग्न हो गए, है ना, और उनकी रुचि का विषय बन गया था, वो उसको पढ़ना चाहते थे। इसीलिए अब सुमति किसी से बात कर, जब तक उन्होंने बोले जब तक मैं यहाँ पर पढ़ूंगा बुद्ध के वचन, तब तक वो किसी से मिल के आ सकता है। इसलिए दूसरी बार उन्होंने सुमति को नहीं रोका। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान, देखो हिंदी ये जो है ना, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ ना, वैसे आप लोग भी पढ़ सकते हो और हिंदी में 100 में 100 नंबर लेकर के आ सकते हो। कोई बड़ी चीज़ है क्या?
कोई समझा ना समझा अपन खुद भी पढ़ करके आराम से लेकर के आ सकते हैं। लेकिन समझने से क्या होता है कि आसान हो जाती है। तुम खुद से पढ़ोगे 10 मिनट लगेगा, सुन लोगे तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पर, अपनी यात्रा के दौरान, किसके दौरान, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसके दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, जब लेखक यात्रा में घूम रहा था तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी कठिनाई, देखो लेखक की तिब्बत की जो यात्रा थी बहुत दुखदाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुख देने वाली थी क्या, नहीं। फिर भी उन्हें कठिनाइयाँ हुई। उन्हें यात्रा में पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना था। अब वो तुमने देखा, अरे यार भाई यार तो वैसे पैर दुख रहा है और वो इतनी ऊपर जाना है, अरे भैया मैं जा नहीं पाऊँ, बैठ जा तुम लोग, है ना कि नहीं, आ रहा है समझ में, है ना। होता ना कभी कभी कहीं पैदल घूमने के निकल के आ रहे हैं, मम्मी मैं नहीं जा रहा, बैठ जाओ बिल्कुल, अब मैं नहीं जा रहा हूँ, बैठ गए बिल्कुल, क्या होगा बिल्कुल, अब थक गए यार भैया यार अब नहीं जाते, है ना, बैठ गए ना आराम से, बैठे कि नहीं बैठे, बैठ गए, क्लियर है। मैं खड़ा जाता हूँ अगर नहीं काम करने वाले कभी थकते नहीं है, काम करने वाले कभी थकते नहीं है, है ना, काम करने वाले थकते नहीं हैं, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहो। देखो क्या हुआ, कठिन था। उन्होंने घोड़े के लिए तो उनके हिस्से में, अब उनने जब घोड़े खरीदे तो सबके हिस्से में अच्छे तगड़े घोड़े आ गए, लेकिन जो सबसे बेकार वाला घोड़ा था जो चलता ही नहीं था, है ना, वो ऐसा मरियल टाइप का घोड़ा उनको मिल गया जो धीरे धीरे चलने वाला घोड़ा था। रास्ता भटक गए, वो पिछड़ गए। कौन पिछड़ गए, लेखक क्या हो गए, पिछड़ गए। क्लियर। अब पूरा विपत्ति उन्हीं के साथ आ गई, है ना। इसके बाद इस कारण वे परेशान रहे, वे बीच में रास्ता भटक गए और गलत साथी से पिछड़ गए। बाद में उन्हें भार ढोने वाला नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पूरा सामान पीठ पे लादा और फिर पीठ पर लादा, है ना, और फिर चलना पड़ा। तब जाकर के उनकी यात्रा पूरी हो सकी। और मार्ग के बीच बीच में उनको डाकू का भय भी लगता रहा, कोई डाकू ना मिल जाए, लूट लाट ना ले करके, है ना कि नहीं। और ठहरने में उनको कठिनाई हो रही थी। तुम तिब्बत घूमने जाओगे अब कहानी सुनने के बाद, अगला देखो, अगला इसको क्या बोलते मालूम है, गद्य की बहुत सारी विधाएं होती है। ये यात्रा वृतांत विधा है। एक कहानी होती है, कहानी सुनने में मजा आता है। एक उपन्यास होता है, एक नाटक होता है, नाटक वाले पार्ट रहते हैं, उसमें मैं लिखा रहेगा भैया कौन, तात्या टोपे, फिर कुछ बोला, है ना, उसको नाटक करते हैं ना। एक होता है एकांकी होता है, ये होती है यात्रा वृतांत। मतलब यदि आप कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो तो जो लेखक होता है अपनी भाषा में यात्रा का इस प्रकार से वर्णन करता है कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो सच में वो खुद यात्रा का वर्णन कर रहा है, तो उसको अपन यात्रा वृतांत बोलते हैं ना। तो देखो प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। कब का, उस टाइम का, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। अपन किस आधार पर बताना है, यात्रा वृतांत के आधार पर बताना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। क्लियर, कैसा था। एक बार हेलो कर दो कैमरा को देख करके। तुम्हारे जैसे 20-25 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ ये देख लो, हाय। एक याददाश्त रहेगी, कल को तुम बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े बड़े हो जाओगे तो वीडियो में दिखाएंगे कि यार कि कुछ समय पहले यहाँ बैठ के पढ़ते थे, है ना कि। जो फोटोग्राफ होती है, जो मेमोरी होती है ना, ये एक प्रकार की याद में रहती है कि एक समय हम छोटे से यहाँ के पढ़ते थे,
मेरी भी याद में रहेंगे यार। कल को तुम कलेक्टर बन जाओगे, कोई बड़े अधिकारी, सुनो, कोई डीआईजी बन जाएगा, सुनो, कल कोई डीआईजी बन जाएगा, लड़की लोग भैया बड़ी अफसर बन जाएगी, है ना। फिर अमन भैया दिखे, नहीं सुनना, फिर अमन भैया दिखेंगे, कौन अमन भैया यार, किसी को नहीं पहचानते, है ना। देखो, है ना, कल को तुम में से कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, है कौन अमन भैया है, तो ऐसा ही है। तो भी दिखाऊंगा कि देख लो और बेटा तुमने पढ़े थे हमारे पास, है ना कि कल को दिखाने को क्या आएगा, काम में आएगा, है ना कि नहीं, है ना कि नहीं। कल को फिर तुम बड़े बन जाओगे, फिर हमको नहीं पूछोगे, फिर तुम कौन अमन भैया है, ऐसा ही है ना कि नहीं, ऐसा रहेगा। देखो समझो, है ना, हल्ला नहीं। देखो अब प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि, समझना अच्छे से, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। अब तुमने इतनी सारी कहानी सुन ली है, तो तुमको तिब्बत के बारे में क्या सीखने को मिला, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो देखो अब भी पूछ रहा हूं मैं, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि तिब्बती समाज बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि वहाँ पर जाति पाति का भेदभाव नहीं था। अपने भारत देश में जाति का बहुत भेदभाव है, ये वाली जात का है, वो वाले धर्म का है, ये ऐसा है, वो फलाना है, फक्काड़ है, लड़ते मरते गड़ते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन तिब्बती समाज में ऐसा नहीं था। वहाँ पर हर इंसान क्या था भैया, आदमी था, है ना कि नहीं। जहाँ पर जबरन में समाज को बांट दिया गया, क्लियर। वहाँ पर किसी भी प्रकार की छुआछूत थी क्या, नहीं थी, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इंसान को देखो, खुद मृत जीव को पेट में खा रहा है और बोल रहा है कि छुआछूत, उसको नहीं छीएंगे। अरे भाई क्या नहीं छीएंगे यार, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, क्या पगलाई लगा कर रखे, बिल्कुल, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। देखो ना, किसी प्रकार की छुआछूत नहीं थी वहाँ पर। औरतें, सुनो, तिब्बत में औरतें पर्दा नहीं करती थी। यहाँ पर भारत में देखो भैया, घर से लड़की है बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की है घर से बाहर नहीं निकलेगी, हल्ला मत करो, लड़की है ना, लड़की है घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़की है भैया पढ़ाई नहीं करेगी, लड़की है ऐसा करना वैसा कर। और लड़का है, हाँ हमारा शहजादा है, क्यों शहजादा है, एक लठ लगाओ साले को, बिल्कुल पूरा शहजादा निकाल दो, क्यों शहजादा, सब बराबर, लड़का, हल्ला नहीं, लड़का रहे लड़की रहे सब बराबर। एक घड़ी, कई बार ऐसा होता है कि लड़का बड़े होने पर लड़का जो रहता है माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, और लड़की जो रहती है माँ बाप को घर में बुला लेती है ना कि नहीं, आ रहा समझ में, ऐसा रहता है। हाँ ये बात सही है कि मतलब सबको बराबर समझना चाहिए, है ना कि नहीं, हल्ला नहीं। देखो देखो तिब्बत में, कहाँ पर, हल्ला नहीं, तिब्बत में औरतें, हल्ला नहीं, तिब्बत में औरतें पर्दा नहीं करती थी। उस समाज में दूसरों का सहयोग करने का भाव भी था, है ना। इसीलिए जब कोई यात्री, हल्ला मत करो, बाहर कर दूंगा मैं। इसीलिए जब भी कोई यात्री अपने झोले से चाय निकालकर किसी भी घर की सास या बहू को दे देता था, तो वह उसको कूट करके चाय बना देती थी। बहुत नीची श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं जाने देते थे। जो बहुत ही निचली श्रेणी के भिखमंगे हैं, पूरे भिखमंगे ही है, कम से कम 2-3 महीने से पानी नहीं नहाए, बस सारा है बिल्कुल, उन लोग को बस घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी कंडीशन थी, क्लियर है ना। देखो हल्ला नहीं, उस समाज में बड़ी खराब आदत थी। लेकिन तिब्बत के समाज में सबसे बेकार आदत क्या थी कि जैसे ही शाम होती थी ना, वहाँ पे सब लोग, लड़का लड़की सब, बुढ़ा बुढ़ी सब पी पा कर के बिल्कुल टन्ने पे रहते थे। कहाँ पर, तिब्बत में। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्ला मत करो, घर है किसी का, हल्ला नहीं, चिल्ला क्यों रहे हो, है ना, हल्ला नहीं, शांत रहो। हाँ सेम बुई वाला किस्सा, बुई वाला है ना। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ये पार्ट आपका हो गया एंड। एक चीज और समझो, पाठ हो गया तुम्हारा खत्म। मेरी बात समझो, ये पाठ मैंने अब भी पढ़ा हूँ, मैंने तो घर में तैयार करके नहीं आया,
मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने अब भी पढ़ा और बिना तैयारी की मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया। समझ में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार तुम भी क्या खोलना, गाइड खोलना। क्या आ रहा है तुम्हारी परीक्षा में, क्या आ रहा है? अध्याय 1 आ रहा है नमक का दोरोगा। सबसे पहले पाठ का सारांश पढ़ना, उसके बाद पूरे आंसर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना। यही समझ में आ गए? लाभ हासा वाला पाठ खोलना, एक बार क्या पढ़ना, सारांश पढ़ना, आंसर क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेना, आधा घंटा में ये वाला पाठ तैयार। इसके बाद पदखंड निकालना। क्या निकालना? इसके बाद पदखंड निकालना। पदखंड वाले पाठ कबीर की साखी आ रही पेपर में, उसको एक बार रीड करना, आंसर क्वेश्चन याद करना, वो भी तैयार। अगला पाठ क्या है तुम्हारा? कबीर की साखी के बाद जो एक पाठ और आ रहा है उसको भी पढ़ना, तैयार कर लेना। 3 घंटे में तैयार हो गए इतना करके। फिर उठाना हिंदी की ब्रिज कोर्स की बुक, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। फिर उठाना हिंदी की ब्रिज को, फिर उठाना क्या, हिंदी की ब्रिज कोर्स की बुक। सबसे पहले हिंदी की ब्रिज कोर्स पढ़ना, ज़्यादा नंबर का ब्रिज कोर्स से आ रहा है, इसलिए पहले दिमाग ब्रिज कोर्स में लगाओ। ब्रिज कोर्स पूरा उठाओ, एक तरफ से पूरी ब्रिज कोर्स की किताब रट लो, पेपर में उसी से आगा समझ करके पढ़ लो। समझ में नहीं आ रही है, कई बार क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, फिरा करके पूछता है। पूरे ब्रिज कोर्स की वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूँ, 30 से 40 वीडियो के ऊपर डले हैं। हिंदी विषय के भारतीय शेर 9th टाइप करो, पूरे वीडियो मिल जाएंगे, उससे ब्रिज कोर्स पूरा का पूरा पढ़ लो। डाटा खत्म हो गया, रिचार्ज करवा लो, 10-20 रुपये का पैक, 2 GB डाटा मिल जाएगा। रात भर में पूरी तैयार कर लो, कर लिए। अभी घर जाकर के एक बार पूरी हिंदी खत्म कर दिए, फिर सुबह उठना, सुबह उठकर पूरी हिंदी फिर से एक बार फिर खत्म कर देना। 2 बार हिंदी खत्म हो गई। अब बारी, देखो निबंध वगैरह भी आ सकता है ना, पत्र लेखन भी आ सकता है। निबंध आएगा, पत्र लेखन आएगा, बंद से बना के लिख देना, आवेदन पत्र वगैरह। और सबसे जरूरी बात, ये तैयारी होगी तुम्हारी। यहाँ पर ब्रिज कोर्स पूरी पढ़ लिए, 2 बार रिवीजन कर ली, पेपर के पहले तक कर लिए, पूरे चारों के चारों पाठ को 2 बार 3 बार पढ़ लिए। पत्र देख लिए, बंडर और विज्ञान के चमत्कार का निबंध देख लिए, देख लिए। लेकिन सबसे पहले ब्रिज कोर्स देख के जाना। क्या देख के जाना? अब मेन बारी आती है पेपर की।